अपने आप को, अपने मन को, अपने तन को, अपने वचन को जब हम अच्छी दिशा की ओर लेकर के जाते हैं वैसे ही होते चले जाते हैं। हम सबका उद्देश्य जीवन में यही होता है, हम विकल्पों से ऊपर उठ करके बड़े आनंद में रहें, बड़े प्रसन्न रहें। वो प्रसन्नता हमारी छूट जाती है जब शरीर को लेकर के विकल्प होने लगता है, फैमिली को लेकर के टेंशन होने लगता है, ऑफिस को लेकर, वर्क कल्चर को लेकर, सोसाइटी को लेकर, फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर के बहुत सारे ऐसे रीज़न आने लगते हैं जिससे व्यक्ति जो चाहता है वैसा रह नहीं पाता। चाहते तो हम सुख हैं, उस आनंद में रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्णतया वैसा हो नहीं पाता। जो फैक्टर्स इस प्रकार से होते हैं, कुछ बाहरी फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे भीतर के ही फैक्टर होते हैं। जो बाहरी फैक्टर होते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जितना हम उन्हें मान लेते हैं। हमारे मन की जैसी धारणा हो जाती है वैसा ही हमें लगने लगता है। आप सभी लोगों की बहुत ऐसी धारणा चलती है, वो ग्रह, वो कुंडली आप लोगों को बहुत परेशान करते हैं, है ना? ऐसी धारणा है ना? बहुत सारे लोगों की यही धारणा है। 2 दिन पहले किसी ने प्रश्न किया था, वो 7.5 होती है कि नहीं, काल सर्प योग होता है कि नहीं, और क्या चलता है, एक अढ़ैया और चलता है, हाँ? चौघड़िया, मुहूर्त आदि। मुहूर्त तो होते हैं, लेकिन इन काल सर्प योग का असर हमारे लाइफ में पड़ता है कि नहीं? कितने लोगों ने किसी ज्योतिष के चक्कर लगाए हैं काल सर्प योग के कारण? लगाए होंगे। एक बार एक ज्योतिषाचार्य से चर्चा हुई थी, उसने बताया महाराज जी काल सर्प नाम का युग कोई होता ही नहीं है। 2 योग एग्जिस्ट करते हैं, एक काल युग तो एग्जिस्ट करता है और एक सर्प युग एग्जिस्ट करता था बोले हमारे ज्योतिषों में, लेकिन ये काल सर्प युग अभी रिसेंटली एकदम जैसे बरसाती मेंढक आ जाते हैं बोले वैसे ही आ गया है, आ गया। अब देखना, जो एग्जिस्ट नहीं करती है आपके मन में वो धारणा बैठ गई है, और कुछ एग्जिस्ट करते भी हैं तो वो कितना इफेक्ट पैदा करते हैं। इसी विषय को लेकर के चर्चा चल रही थी विगत 2 दिनों से। अभी तक अपन ने समझने की कोशिश की कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर के जो बना हुआ होता है, 5 एलिमेंट्स जिसमें होते हैं, जिसे औदारिक शरीर कहा जाता है, और ये नेचर भी बिल्कुल उन्हीं 5 महाभूतों से, 5 तत्वों से निर्मित होता है। जो भी मटेरियल्स हमें नजर आते हैं इन्हीं के माध्यम से उनकी रचना होती है। जो प्लैनेट्स हैं उनके भीतर भी ये सब कुछ समाहित होता है। उनका भी एक एक ग्रेविटेशनल फोर्स आदि होता है। सभी प्लैनेट्स का एक एक फोर्स होता है, और उस फोर्स के अकॉर्डिंग इस पृथ्वी में भी इफेक्ट पैदा होने लगता है। पूर्णिमा के दिन वो चंद्रमा के माध्यम से
समुद्र में वो ज्वार आ जाता है, अमावस में वो भाटा आ जाता है। उस चंद्रमा से कुछ इस प्रकार के रेडिएशन, इस प्रकार का फोर्स जनरेट होता है कि वो इतने दूर रह कर के भी समुद्र में इफेक्ट पैदा कर लेता है। न केवल वह समुद्र में इफेक्ट पैदा करता है, बल्कि हमारी बॉडी में भी इफेक्ट पैदा करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी ऑलमोस्ट 70% क्या है, जल तत्व, वाटर एलिमेंट से ना, 70 से भी ज्यादा है रादर। अब वो इतने बड़े समुद्र को इफेक्ट पैदा कर सकता है, वो विजिबल हो जाता है हमें, क्योंकि चंद्रमा एज पर साइंस सबसे नियरेस्ट है पृथ्वी के अनुसार, अर्थ के सबसे नियरेस्ट मून है। जैनिज्म कहता है सन इज नियरेस्ट, फिर चंद्रमा उससे बाद में है, फिर अदर जो प्लैनेट्स है वो उनकी डिस्टेंस और भी ज्यादा है। सन का इफेक्ट हम देखते ही हैं, सूर्य का इफेक्ट होता ही, चंद्रमा का इफेक्ट भी समझ में आ जाता है। लेकिन जो अन्य प्लैनेट्स हैं जिनकी दूरी बहुत अधिक है, उनका इफेक्ट डायरेक्टली एकदम से हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन इफेक्ट तो होता अवश्य होता है कि नहीं। जब तक कि मोबाइल्स टावर नहीं लगे थे, और मोबाइल टावर लगने के बाद 2G, 3G, 4G और 5G आने के बाद नेचर में क्या क्या चेंजेस आ गए, आप लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी। जो चिड़ियाँ नज़र नहीं आती आजकल, बहुत सारे पक्षी नज़र नहीं आते, तितलियाँ नज़र नहीं आती आजकल नज़र, क्यों? कई साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है, उन टावर से इतना रेडिएशन निकलता है, बहुत सारे लोगों को ट्यूमर्स, कैंसर्स, हार्ट की परेशानी, किडनी की परेशानी हो रही, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आता। नज़र आता है, दिखता नहीं है, लेकिन जो इफेक्ट पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं उससे रिलेशनशिप अवश्य है। अब ये जो ऑर्बिट में रहने वाले जो प्लैनेट्स हैं, उनका भी इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता ही है, बस इसी सेंस में वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो वाटर एलिमेंट होता है, उन प्लैनेट्स के कारण उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब जब बॉडी में ऐसे चेंज आते हैं तो उसको हम क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए उस मेडिसिन्स का उपयोग भी करते हैं। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर आपको कोई स्टोन सजेस्ट कर देता है, उसका इफेक्ट सर्टेन एक्सटेंट तक होता भी है, उस रेडिएशन थोड़ा सा वो बैलेंस भी करता है सर्टेन में। पर जितने भी ये टूल्स होते हैं, ये सब एक्सटर्नल टूल्स होते हैं। हम अपनी बॉडी को क्योर करने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं बाहर से, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं जो इंटरनली हम टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं। उससे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जो इंजेक्शन के फॉर्म में ली जाती है, होता है ना, वो डायरेक्टली ब्लड में मिल करके इफेक्ट पैदा करने लगती है। लेकिन चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट हो, चाहे हम उसे बॉडी में अंदर लेते हैं वो मेडिसिन, ये सब जो है इफेक्ट पैदा कर रही है हमारे मटेरियलिस्टिक बॉडी में ही पैदा करती हैं। जो हमें नज़र आती हैं वो ब्लड है, फ्लैश है, बोन्स है, समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ और है, जैसे अपन ने कल समझा था, रेकी, हीलिंग आदि, वो भावनाएं भी इफेक्ट पैदा करती है कि जैसे भाव भीतर पैदा होते हैं उसके अनुरूप हमारी बॉडी में भी चेंजेस आने लगते हैं। जैसे भाव अंदर से पैदा होते हैं उसके अनुरूप जो हमारी बॉडी को बनाते हैं
जिसे हम कर्म कहते हैं, वह भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा करीब हमारे क्या होता है? यह हमसे बहुत दूर है, इसका एग्जिस्टेंस डिफरेंट है, एकदम अलग नजर आता है। मेडिसिन एकदम अलग है, इंजेक्शन एकदम डिफरेंट अलग चीज है, रेडिएशन भी बाहर से आ रही हैं। उससे करीब क्या है? हमारी बॉडी ही है ना? उससे भी करीब कुछ है जो और भी निकट है, जो हमारी सोल में पैदा होते हैं। हाँ, एक शरीर जो हमें नजर आ जाता है, जिसे स्थूल शरीर, औदारिक शरीर कहा जाता है। एक शरीर सूक्ष्म शरीर भी होता है। एक शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, वो तेजस शरीर भी होता है, कार्बन शरीर भी होता है। वो भी एक बॉडी है, मटेरियल ही है, पर उसकी जो वर्गणाएं हैं, जिसका रॉ मटेरियल है बहुत मान्य, लेकिन वो नजर नहीं आता, पर उसका एग्जिस्टेंस भी फिजिकली है। लेकिन उससे भी निकट कुछ और होता है हमारे भीतर। वो क्या होता है? हमारे अंदर उठने वाले इमोशंस, भाव, वो हमारे अपने हैं। वो भाव, वो इमोशंस अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। ऐसे दोनों होते हैं ना, दोनों ही प्रकार के। जब किसी के मन में दुख के भाव पैदा होते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है, जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, सामूहिक रूप से जब एक ऐसी वेव का निर्माण होता है, जिसे कहा गया है आइंस्टीन पेन वेव। जैसे स्लॉटर्स हाउस होते हैं, जब बहुत ज्यादा हिंसा होती है, बहुत ज्यादा जीवों का वध होता है, अथवा बहुत इस प्रकार की कोई घटना घट जाए तो व्यक्ति सामूहिक रूप से बहुत दुखी हो जाए, तो उनके मन में जो फीलिंग जनरेट होती है, उनसे जो एक वेव का निर्माण होता है, वो पेन वेव कहा जाता है, और उसका नाम रखा गया आइंस्टीन पेन वेव। और वह पेन वेव अंदर के उस दुख पर रूपी परिणाम होने के द्वारा ही पैदा होती है। और जितनी ये पेन वेव अधिक क्वांटिटी में पैदा होती हैं, उसका इफेक्ट जो होता है क्लाइमेट चेंजेस में होने लगता है। जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, अर्थक्वेक आ जाना है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगता है। आप लोगों ने सुने होगी ऐसी घटना। वो जो वेव पैदा होती है, जब अंदर का दुखमय परिणाम हमारे भीतर पैदा होता है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक एंटी आइंस्टीन पेन वेव भी होती है। सुनना ध्यान से। वो कैसे पैदा होती है? जब व्यक्ति कुछ इस प्रकार के भावों से भर कर के कुछ उच्चारण अच्छा करता है। आप किसी मंत्र की चैंटिंग करते हैं, सबसे इफेक्टिव जो मंत्र माना जाता है वो नमोकार मंत्र माना जाता है। एक बीजाक्षर माना जाता है, ओम बीजाक्षर माना जाता है। स्विट्जरलैंड में जिनेवा में एक समिट हुई थी, उसमें शायद 98 में हुई थी, 1998। वहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव किया था कि भिन्न भिन्न मंत्रों से भिन्न भिन्न प्रकार का एक रेजोनेंट इफेक्ट पैदा होता है। जो हम उच्चारण करते हैं, एक रेजोनेंट इफेक्ट पैदा होता है, और वो रेजोनेंस इफेक्ट जो पैदा करता है, उससे एंटी आइंस्टीन पेन वेव निकलती है। यानी जो दुख रूपी वेव, दुख रूपी कारण के कारण जो वेव पैदा हो रही थी, पेन वेव, अब कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से अथवा इंडिविजुअल रूप से उस प्रकार का भाव रख करके उस मंत्र की चैंटिंग करता है, उच्चारण करता है, तो जिन वेव्स का निर्माण होता है वो एंटी पेन वेव के रूप में आती है, यानी उस दुखमय वातावरण को काउंटर बैलेंस करती है। उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया गया वो ओम और नमोकार मंत्र आदि। जब हम अंदर से भावों से भर करके
उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोये सव्व साहूड़म। तो क्या होता है बेसिकली हमारा कनेक्शन उस पर्टिकुलर जो शक्ति इस यूनिवर्स में चारों तरफ है, इस मंत्र के उच्चारण होते ही उनसे जुड़ने लगता है। बिल्कुल जैसे सैटेलाइट होती है और टावर्स होते हैं, है ना। सैटेलाइट और टावर तो उनका कनेक्शन आपस में जुड़ता है तो आप जो चाहते हो आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो जितनी भी दिव्य आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, जब उस मंत्र के माध्यम से हम भावों से सहित होकर के उच्चारण करते हैं तो वो सैटेलाइट की भांति उन दिव्य आत्माओं से हमारा वो मंत्र उस एक एंटीना अथवा उस टावर का काम करता है और तुरंत उससे हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। जब जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है फिर जो वेव का निर्माण होता है वो एंटी पेन वेव के रूप में पैदा होती हैं और हम उसका उच्चारण करते हैं तो जो एक कंपन, जिसे हम रेजोनेंट इफेक्ट कहते हैं, वो चारों तरफ पैदा होने लगता है। और जब वो रेजोनेंट इफेक्ट पैदा होने लगता है उसके माध्यम से फिर जो भाव भीतर पैदा होते हैं वो बहुत अच्छे भाव, जो इमोशंस पैदा होते हैं, बहुत अच्छे इमोशंस व्यक्ति के भीतर पैदा होने लगते हैं। और उन अच्छे इमोशंस के माध्यम से फिर व्यक्ति जो अट्रैक्ट करता है, वो सोल जो अट्रैक्ट करती है उन कर्मास को, वो कर्म जो होते हैं अपने आप अच्छे कर्म हमारी आत्मा अट्रैक्ट करने लगती है और उन्हीं कर्म के माध्यम से हमें फ्यूचर में फल मिलता है। क्योंकि कल जो हम बात कह रहे थे कि हमारी जो बॉडी बनती है, सबकी बॉडी बनती है किससे? उस स्पर्म और एग के मिलने से। जब उनका कॉम्बिनेशन होता है फिर उसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। वो ग्रोथ शुरू होती है, सेल्स की ग्रोथ मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ होते रहती है, लेकिन ग्रोथ होने के पश्चात जो उसमें मटेरियल पैदा होता है वो कहाँ से आता है, किस टाइप का, क्वालिटी का आता है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करने वाले हमारे कर्मा, और कर्मा डिसाइड करने वाले हमारे भाव। समझने की कोशिश करना। जब इस प्रकार का मटेरियल पैदा होने लगता है जिससे बॉडी का निर्माण होता है, वह बॉडी जिसके भीतर 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, अब उन तत्वों का जुड़ाव उन प्लैनेट्स से होता है तो वह प्लैनेट व्यक्ति के लिए अच्छे और बुरे भावों को पैदा करने का सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी यदि मैच होते रहेगी तो वो हमारे लिए एक सपोर्टी रोल अदा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और जिसकी मैच नहीं होगी वो उसके लिए सपोर्टिंग रोल अदा नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ हर्डल्स पैदा करते चले जाएंगे, बाधा पैदा करते चलेंगे, और जब वो बाधा पैदा होगी तो उसके मन में जो इमोशंस पैदा होंगे वो इमोशन अच्छे पैदा नहीं होंगे। और जब इमोशंस अच्छे पैदा नहीं होते तो उसके माध्यम से जो कार्बन शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है, वो कार्बन शरीर और कुछ नहीं, कर्मों के ग्रुप का, समूह का नाम है, पिंड का नाम है। वो हमारी सोल में अपने आप हमेशा नॉन स्टॉप आते ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम भावों से रहित कभी नहीं रहते हैं। इवन हम जब बैठे हैं, इवन जब हम सो रहे हैं, तब भी हमारा ब्रेन काम करते रहता है, हमारे इमोशंस काम करते रहते हैं, हमें सपने आते रहते हैं। सपने क्यों आते हैं? और सपने अच्छे और बुरे क्यों आते हैं? उसके पीछे क्या है? कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ? कब आपको अच्छे सपने आते हैं और कब आपको डरावने सपने आते हैं? जब व्यक्ति अच्छे इमोशन अंदर ही अंदर करते रहता है तो उसको जो सपने आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। यानी जो हमारा ब्रेन काम करते रहता है, हमारी बॉडी
हमारा ब्रेन, हमारा मन और हमारा सोल। थोड़ा सा पहले इसे भी समझ लो तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 4 चीज़ हैं। एक जो फिजिकल बॉडी हमें नज़र आती है, मेडिकल साइंस क्या देखता है? सीटी स्कैन से, एमआरआई से क्या देख लेता है? इस बॉडी के भीतर रहने वाली बोन्स और नर्वस सिस्टम्स, और क्या देख लेता है वो? आप सबने एक्सरे कराया होगा, एमआरआई कराई होगी, सीटी कराया होगा, और किसी ने तो पेट स्कैन भी कराया होगा। हाँ, पेट स्कैन से बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नर्वस सिस्टम की वेन्स आदि वो भी देखी जाती है, और ब्रेन नजर आ जाता है। तो मेडिकल साइंस के अनुसार उन्हें ये बॉडी नजर आती है, बोन्स नजर आती हैं, और नर्वस सिस्टम और ब्रेन नजर आता है। ये 2 चीज तो नजर आती हैं, इसके अलावा भी कुछ और होता है जिसे हम कहते हैं माइंड, ब्रेन नहीं, सॉरी, मन। तीसरी चीज होती है मन, वो नजर आती है। किसी एमआरआई में आया? हाँ, आया? लेकिन मन सभी कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, फिर एक सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं कि नहीं? सभी कहते हैं। हाँ, नजर नहीं आता है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होती हैं वो मन से जनरेट होती है। अब वो मन भी 2 प्रकार का, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। लेकिन ये तीनों चीज, चाहे बॉडी हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे मन हो, इनको ऑपरेट करने वाला कौन? पता है कि नहीं आपको? कौन है? कौन ऑपरेट करता है इन्हें? कौन इन्हें संकेत देता है? ब्रेन संकेत देता है मन को, कि मन ब्रेन को संकेत देता है? मन आत्मा का संकेत देता है कि आत्मा मन को संकेत देती है? चलो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, किसी ने एनाटॉमी पढ़ी है? नहीं पढ़ी? पता तो होगा, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर तो पता होगा। अच्छा, मन के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते? आप सभी मन वाले हो कि नहीं? मन है सबका? नहीं। आप लोग क्या जानते हैं? अच्छा, हम 4 चीज आपके सामने रख रहे हैं। एक बॉडी हमारी, एक ब्रेन, एक मन और एक सोल। कौन किसको संकेत देता है, कौन किसका मालिक है और कौन किसका स्लेव है? कोई हमें बताएगा? ये फंक्शंस कैसे चलता है? कोई बताएगा? नहीं। कैसे अपनी बॉडी में सब कुछ चलते रहता है? देखो, अभी हम ही आपको बता देते हैं। हमारी सोल जो है वो मास्टर है ना? वो मालिक है। सोल में कुछ विचार पैदा होते हैं, वो विचार पैदा करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मीडियम होता है हमारा भाव मन। वह भाव मन द्रव्य मन के द्वारा फिर उस संकेत को फॉरवर्ड करता है ब्रेन को। फिर ब्रेन जो है, इस बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करना प्रारंभ कर लेता है। फिर हमारी बॉडी, हमारे पार्ट्स जो हैं, सपोज आपके मन में भाव आया है कि उठाना है, ये पेपर उठाना है, कैसे होता है? सिस्टम कैसे वर्क करता है? सीधे आप हाथ से उठा लेते ऐसे? क्यों? सीरियसली बताओगे? देखो, इस कंसेप्ट को समझो। इस कंसेप्ट को यदि एक बार अच्छे से समझ लिया तो हम उस बात तक भी अच्छे से समझ लेंगे। क्या है कर्म? वो क्या है? प्लैनेट्स हमारे लाइफ में इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? हाँ, बोलिए। पहले इच्छा होती है महाराज जी। इच्छा होती है। इच्छा कहाँ से पैदा होती है? आत्मा में इच्छा पैदा होती है। आत्मा में इच्छा पैदा होती है। तो आत्मा उस इच्छा को किसके माध्यम से पैदा करता है? मन चाहिए। मन चाहिए? हाँ जी।
और क्या बिना मन की इच्छा पैदा नहीं हो सकती? हाँ महाराज जी। हाँ? फिर राग राग कर्म की उत्पत्ति से नहीं। राम। हाँ जी। अब एक चींटी है सपोज, हाँ जी। क्या उसकी इच्छा होती कि नहीं होती? होती है महाराज जी। होती है? चींटी है, चींटी की इच्छा होती है कि नहीं होती? कर्म के उदय से। नहीं, उदय से तो होती है। उसका मन है कि नहीं है चींटी नहीं का? है, नहीं है। तो चींटी की इच्छा फिर कैसे पैदा हो रही है? आत्मा से? उसका ब्रेन है? चलो आपसे पूछ रहे हैं, चींटी का ब्रेन होता है? अब मन तो नहीं होता मन तो महाराज नहीं जी, होता। अब ब्रेन का पता नहीं। ब्रेन का पता है। चींटी अपने बिल से कैसे निकलती है और वो दाने तक शक्कर के कैसे पहुंच जाती है? उसे कभी देखा तो होगा चींटी को, सबने देखा होगा, सभी ने देखा। चींटी कैसे काम करती है? ज्ञान है महाराज जी उसे। ज्ञान है। अच्छा, वो ज्ञान कहाँ से ऑपरेट होता है? आत्मा में उसका जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, जितना भी है, हाँ। उससे ऑपरेट होती है। तो उसके फंक्शन उससे चलते हैं। हाँ यानी जी। शुरुआत, बिगिनिंग कहाँ से होती है? आत्मा से ही। आत्मा से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप फिर वो अपने शरीर को हिलाती डुलाती है और धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच जाती है। नहीं, हिलाती दुलाती पहुंच जाती है। ये तो समझ में आ रहा है। कौन से मन? जैसे आप, अच्छा आप प्रश्न कैसे कर रहे हैं हमसे? आप कैसे बोल रहे हैं? आपके मन में कि आत्मा में कि आपके ब्रेन में कि आपकी बॉडी में? आपके हाथ में कॉर्डलेस है, आपने कॉर्डलेस कैसे पकड़ा? कॉर्डलेस पकड़ने के लिए जैसे इच्छा हुई। नहीं, बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आया? नहीं, वो तो आपने उठा लिया, वो तो पता है। हाँ। लेकिन सबसे पहले इच्छा हुई। आपके हाथ में ऑटोमेटिकली उठा लिया उसके? नहीं, इच्छा हुई। इच्छा हुई। इच्छा कहाँ से पैदा हुई? राग का उदय हुआ महाराज जी। राग का उदय हुआ। ठीक है, राग का उदय हो गया, वो तो हमें दिखता नहीं। और क्या है उसके बाद? क्या होगा फिर इच्छा के बाद उसकी पूर्ति के लिए जो है उसके लिए? इंस्ट्रूमेंट्स का क्या लगेंगे हमें? इंस्ट्रूमेंट्स, शरीर का मूवमेंट। उससे पहले जो नर्वस सिस्टम है उसमें हाँ। सिग्नल जाएगा। अच्छा, नर्वस सिस्टम के थ्रू हाथों में सिग्नल जाएगा। गया। हाँ, नर्वस सिस्टम में सिग्नल कहाँ से गया? वो आत्मा के द्वारा गया, या तो मन के द्वारा गया होगा। जो इच्छा हुई, या तो मन के द्वारा गया होगा, यानी कंफर्म नहीं है अपन। नहीं, क्योंकि अपन चींटी वाला केस ले रहे हैं तो वहां नहीं, तो अब दोनों मन केस लेकर के चलते हैं। एक चींटी वाला केस है, एक आपका केस है। अपना केस लेते हैं। तो इच्छा हुई, इच्छा के बाद इच्छा मन के द्वारा नहीं, इनिशियल पॉइंट कौन सा इच्छा पैदा होने का? पैदा हुआ राग के उदय से। राग के उदय से पैदा किस में हुआ? आत्मा में। आत्मा में पैदा हुआ। इच्छा। राग कर्म का उदय था, इच्छा पैदा हुई। हाँ, उसके बाद इसकी कौन सी स्टेप आएगी? इच्छा पैदा होने के बाद में अब मन ने जो है सिग्नल दिया। यानी मन आ गया बीच में। मन आ कौन सी स्टेज में आया? मन नेक्स्ट स्टेज में। नहीं, इच्छा पहले पैदा हुई फिर मन बाद में आएगा, कि मन पहले आएगा फिर इच्छा पैदा होगी? इच्छा पैदा हुई, उस टाइम मन इन्वॉल्व है। देखो, समझने की कोशिश करो, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा अपन उलझ के रह जाएंगे। बड़ी अच्छी चीज है। हाँ, तब मन इन्वॉल्व है महाराज। पहले आत्मा में भाव आया भाव आया कि मन में भाव आया? जो ब्रेन में आया? तीन चीजें, आत्मा, मन और ब्रेन। हाँ, बताना। ब्रेन तो अलग चीज हो गई। अच्छा। और हाँ। द्रव्य मन और भाव मन दो हो गए। हाँ। और जो भाव मन है वो आत्मा ही है। हाँ। एक तरीके से। तो जो हमें इच्छा हुई वो आत्मा में हुई कि मन में हुई, भाव मन में हुई, एक ही बात है एक तरीके से। यानी भाव मन जिसे हम कह रहे हैं, हाँ जी। उसे क्या सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं? नहीं महाराज जी। हाँ? नहीं महाराज जी। अच्छा, वो तो भाव मन क्या कहलाता है? अब भाव मन तो भाव मन विचार करने की जो शक्ति उत्पन्न हुई है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम विशेष ही भाव मन कहलाता है बेसिकली। यानी हमारी आत्मा है, फिर आत्मा में जिसे हम कहते हैं उस कर्म के उदय से कुछ आया, वही कर्म का उदय का जो परिणाम पहले पैदा हुआ वही भाव मन है। नहीं, आत्मा स्टार्ट करती है वह करना, उसके लिए मीडियम बनता है भाव मन, है ना? और भाव मन द्रव्य मन के अनुसार काम करता है। भाव मन तो बाद में आएगा, द्रव्य मन पहले आएगा ना? हाँ जी। द्रव्य मन क्या होता है बेसिकली? फिजिकल। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे हाथ हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, ऐसे ही एक द्रव्य मन भी है।
हाँ, वो इतना सूक्ष्म है क्यों दिखता नहीं है। अष्टपंखुड़ी के आकार का, हृदय स्थल के भीतर रहने वाला, एक ये मत भी है। ऐसे है ना। तो आत्मा, फिर या उसे कहें भावमन, तो भावमन और द्रव्य मन एक मीडियम बन गया। फिर उसके बाद स्टेज कौन सी आएगी? फिर वो नर्वस सिस्टम में सिग्नल जाएगा ब्रेन के थ्रू। हाँ, नर्वस सिस्टम में वो ब्रेन के थ्रू सिग्नल जाएगा। फिर उसके बाद उसका मसल्स में, जो नर्वस सिस्टम में, वो मसल्स को मूव कराएगी और फिर जो है हाथ मूव होगा। अच्छा, हाँ, तो सिस्टम समझ में आ रहा है। आत्मा, भावमन, द्रव्यमन, ब्रेन, फिर वो हमारी मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, देन एग्जीक्यूशन। ऐसे ही होता है ना। अब रही बात चींटी की, चींटी के पास तो मन नहीं होता। उसमें एक चीज और रहेगी हाँ। महाराज जी, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन जो कहा गया है। हाँ ठीक है, वो और गहरे में चले। वह आत्मा है, पहले तो लोगों को ये नहीं मालूम कि आत्मा भी होती कि नहीं होती कि नहीं। कितने लोगों को विश्वास है आत्मा होती कि नहीं? हाँ, पढ़ा है, देखो उन्होंने कहा पढ़ा है आत्मा होती है। सबने पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा है? बायोलॉजी की बुक में पढ़ा है, एनाटॉमी में पढ़ा है, किस में पढ़ा है? गूगल में पढ़ा है? किसने पढ़ा? सुना है। किससे सुना है? प्रवचन में सुना। आपको क्या लगता है, आपकी आत्मा है कि नहीं? सुन करके कह रहे हो, पढ़ करके कह रहे हो, कि फील करके कह रहे हो? क्या है? नो आइडिया। क्यों श्री जी, आत्मा होती है क्या? बिल्कुल है महाराज जी। है? हाँ जी। देखिए आपने कभी? आंखों से तो दिखती नहीं महाराज जी। तो फिर कैसे कह सकते हो आपकी आत्मा है? जो अनुभव करने वाला है वही चेतना है, और अनुभव करने वाले हैं अपन। जो मुर्दा है वो अनुभव नहीं करता, हम अनुभव करते हैं, और अनुभव करने वाली एंटिटी ही चेतना है। अच्छा, जो रोबोट होता है उसमें अनुभव करने की शक्ति नहीं है। रोबोट भी तो सेम मूवमेंट करता है आप जैसा। अनुभव नहीं है उसके अंदर। वो भी रोता है, वो भी हंसता है, उसकी आंखों से भी पानी आने लगता है। देखा है ऐसे रोबोट भी आ गए आजकल को। हाँ, वो बिल्कुल आपके जैसी फेस एक्सप्रेशन लेकर के आ जाएगा। गम के माहौल में एकदम वो, उसका चेहरा रुआंसा हो जाएगा, उसकी आंखों से पानी आने लगेगा, और आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो भी मुस्कुराने लगेगा। सेम एक्टिविटीज, लुक्स वाइज भी बिल्कुल सेम। आपके ही क्लोन जैसा भी वो बन सकता है। तो क्या उसके भीतर एक्सप्रेशंस नहीं होते? अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक्सप्रेशंस तो है उसके भीतर भी। एक्सप्रेशंस तो हैं। तो एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है फिर उसके भीतर? मैकेनिकल, एआई के थ्रू। हाँ जी। तो आत्मा होती है ना, जो ये प्रश्न कर रहा है, जो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं आपको? कैसे देखते हो आप? कैसे देख रहे हो आप? किससे देखा आपने हमें? आत्मा से। आत्मा से कि आंखों से? आंखों के द्वारा कि मन से? आंखों के। चलो आपसे पूछ रहे हैं, हम दिखाई दे रहे हैं? हाँ। कैसे देख रहे हैं आप? आंखों से देख रहे हो, मन से देख रहे हो, आत्मा से देख रहे हो, लेंस से देख रहे हो, किससे देख रहे हो? आत्मा से अपनी आंखों के द्वारा देख रहे हैं। आत्मा से आंखों के द्वारा कि मन के द्वारा? डिसीजन कौन ले रहा है कि हम बैठे हैं, इतनी हाइट वाला कोई व्यक्ति बैठा है, डिसाइड कौन कर रहा है? आत्मा डिसाइड कर रही है। किसके थ्रू डिसाइड कर रही है? ब्रेन के थ्रू, मन के थ्रू, इंद्रिय, किस ज्ञान के थ्रू, कि इंद्री के थ्रू, इंद्रियों कि का बॉडी के उपयोग- थ्रू, कि इंद्रियों आइस का के थ्रू, उपयोग। कि लेंस के थ्रू? हाँ, किसके थ्रू हो रहा है सब? सबका कॉम्बिनेशन है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर जो रोल अदा करता है वो क्या है? इंपॉर्टेंट, हमारी आत्मा ही है। आत्मा मन के द्वारा, वो भाव मन, फिर वो द्रव्य मन, फिर वो ब्रेन, फिर वो मस्कुलर सिस्टम, देन बॉडी, फिर वो इंद्रियां जो दिखाई देती हैं,
वो द्रव्येंद्रिया, वो 5 इंद्रिय होती हैं। भावेंद्री भी होती है, कोई उसे कर्मेंद्री कहता है, कोई उसे ज्ञानेंद्री कहता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। लेकिन मेन में जो भावेंद्रिय हैं, भावेंद्री ही और कुछ नहीं है, हमारा भाव मन। लब्धिपयोगो भावेंद्रियम निर्वित्तिपकरणे द्रव्येंद्रियम। जो दिख रही है हमें आइस की रचना, जो आईलिड्स की रचना, जो लेंस है, ये भी एक इंद्रिय है। इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो उसकी भावेंद्री हो गई। वो भावेंद्री अथवा वो मन काम करता है आत्मा के इशारे पे। तो आत्मा जो है, सोल जो है, वो संकेत देने वाली है, ठीक है ना? ऐसे तो सबसे निकट क्या है हमारे? बॉडी तो नहीं है, बॉडी से निकट भी कुछ और है, हमारा नर्वस सिस्टम। अब देखना, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें पता भी नहीं है, फिर भी चलती रहती। इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी कि नहीं, कौन कौन सी? लाइक जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, 24 आवर्स हमारी ये मशीन चलती रहती है। हार्ट्स का है, स्टमक का फंक्शन है, हाँ, हमारी श्वासोच्छ्वास है, अपने आप चलते रहती है। वो किसके सहारे पे चलती है? चलो अब आपसे पूछ रहे हैं, हमारा हार्ट किसके सहारे पे धड़कता है? हम श्वास जो ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, किसके सहारे पे कर रहे हैं? नहीं, चल तो रहा है फंक्शन, किसके सहारे पे? कौन संकेत देने वाला है उसे? ये सर बता सकते हो? इसलिए टॉपिक ले रहे हैं, जब तक ये विषय क्लियर नहीं होगा हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक पहुंचना चाहते हैं। अब देखना, हमारी बॉडी 2 तरीके से कार्य करे। कुछ ऐसे फंक्शन है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, ऑटो मोड पे चलते ही रहते हैं, और 24 आवर्स, राइट फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। जब हम भ्रूण में आए, भ्रूण के रूप में गर्भ में आए थे, उस समय से ये स्टार्टिंग हो गई फंक्शन। हार्ट का फंक्शन तभी से स्टार्ट है, और कब तक चलता है? लास्ट मोमेंट तक चलते रहता है। इसमें हमारे मन का कंट्रोल नहीं है, हमारे ब्रेन का कंट्रोल है। क्यों है कि नहीं? ब्रेन का कंट्रोल है कि नहीं? नर्वस सिस्टम के संकेत से चलती वो नहीं हमारे मैसेज, फिर कैसे चलता है वो द्रव्य मन है। और वो क्या नहीं, हार्ट वगैरह कैसे वर्क कर रहा है हम ये पूछ रहे हैं। हार्ट है, हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है। अब हार्ट तो हमारा इनबिल्ट है, ठीक है, अपन मान सकते हैं हमारी बॉडी का एक पार्ट है। लेकिन जो हम ब्रीद कर रहे हैं, वो एयर, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, वो तो बाहर से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, और वो भी अपने आप ही चलते रहता है। हम सो रहे हैं तो भी, इवन कोई व्यक्ति बेहोश भी है, कोमा में भी पहुंच गया है, तो भी चलते रहता है। कैसे चलता है सब सिस्टम, कैसे वर्क कर रहा है? हाँ, द्रव्य मन से महाराज जी। द्रव्य मन से, द्रव्य मन से कर रहा है। बताओ कैसे वर्क कर रहा है? अपना हार्ट कैसे अपने आप ही कैसे है? 24 आवर्स नहीं, यही एक ऐसी मशीनरी है जो लाइफ टाइम कभी रेस्ट नहीं लेती। दुनिया की सारी मशीनरी को रेस्ट देना पड़ता है ना? देना पड़ता है कि नहीं? हम ड्राइव भी कर रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। लेकिन यही एक ऐसी मशीनरी है अपनी ह्यूमन बॉडी, उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं, बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं, जन्म से नहीं, गर्भ से लेकर के मृत्यु के अंतिम क्षण तक काम करते ही रहते हैं, करते ही रहते। वो किसके आधार पर कर रहे हैं? उसके लिए प्रोग्राम किसने फीड किया है, हम ये जानना चाहते हैं। आयु प्राण किसने फीड किया? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के द्वारा पूरा 24 आवर्स जीवन भर तक ये चलते रहता है? कुछ तो है ऐसा जो अपने आप चला रहा है इसको। कुछ ऐसा है जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, मन के कंट्रोल में है। इवन हमारा ब्रेन भी सोते समय मूर्छित अवस्था में भी काम करते रहता है। इवन जब व्यक्ति कोमा में भी चले जाता है तब भी उसका ब्रेन काम करते रहता है कि नहीं करता? कर रहा है।
वो अनिच्छा पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक सब चल रहा है। तो इसको डिसाइड करने वाला कौन है? क्या कोई ऊपर बैठा वो भगवान है, वो डिसाइड कर रहा है, वो चला रहा है हमारी बॉडी को? कौन चला रहा है? चल तो रही है, सभी लोग फील करते हैं, महसूस कर रहे हैं, सबने देखा भी है, हमारी बॉडी हमेशा काम करती ही रहती है। अब हमें ये उठाना है, इसको इसमें संकेत देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मन में भाव आया कि मुझे पेपर उठाना है, लेकिन हार्ट के लिए मुझे कोई सूचना नहीं पड़ता है, किसी को नहीं सोचना पड़ता, वो अपने ऑटोमेटिक चलते ही रहता है। तो क्या कोई ऐसी शक्ति है ऊपर बैठी हुई? पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, कैसी शक्ति? नहीं, कुछ तो ऐसा है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी, जिसके द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो चीज़ समझ आती है हमें वो ये ऐसा है कि हमारी आत्मा है, आत्मा के अंदर जो प्रदेश है उनमें जो कर्म हमने इकट्ठे किए हुए हैं वो वहाँ पे धीरे धीरे कर्म उदय में आ रहे हैं। अगर मैं जीवित हूँ, मेरा हार्ट पंप कर रहा है, तो क्योंकि मेरा अभी वो कर्म उस उदय में है कि मुझे जीवित रहना है, तो मेरी जो कर्म के जो उदय में आए उसने ऐसे भावों को प्रेषित किया। अगर अभी हम इनवॉलेंट्री मसल्स की इसकी बात नहीं करें, वॉलेंटरी जो कर रहे जैसे आपने भी समझा, तो मैंने ऐसी ही वर्गणाओं को खींचा जिससे मेरे वो भाव ऐसे पैदा हुए। उन भावों से मेरे अंदर वो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन गया, ब्रेन ने उसको इंस्ट्रक्शन को करने पे मुझे मजबूर किया। तो मेरी इंद्रिया उस लास्ट में उसमें आएगी, कोई सी भी। अगर ब्रेन ने उसके बाद मेरी कौन सी इंद्रिय को संकेत दिया, वो उसके ऊपर है कि वो क्या देखेगी, अच्छा देखेगी बुरा देखेगी। इस बीच में बस एक जो डाउट जो हमें आता है कि इसमें निमित्त कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी कोई भाव नहीं है कुछ भी खाने का जैसे, लेकिन मैं जा रहा हूँ, अचानक से खुशबू आई, उसने मेरे अंदर उस भाव को पैदा किया। अब ये जो भाव है मेरे अंदर से तो नहीं था, ये बाहर से पैदा होकर आया, तो इसको क्या निमित्त का नाम देंगे? या पैदा तो अपने भीतर ही हो रहा है। अभी तक किसी को देख करके पैदा हो रहा है अच्छा बुरा का भाव, कुछ सूंघ करके पैदा हो रहा है, कुछ चख करके हो रहा है, कुछ सुन करके हो रहा है, छू करके हो रहा है, सोच करके हो रहा है। ये सारे के सारे मीडियम्स हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, अथवा मन में वो अपने आप ही विचार आ गया, तो हमें मेमोरी में आ गया, उसके द्वारा फिर हम फील करने लगे अच्छा और बुरा, कल्पना करने लगे। तो मैं जो ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक अवचेतन मन में जो था वो ऑटोमेटिक अब निकल रहा है भाव, मतलब मेरे जो अंदर कर्म का उदय आया। हाँ, अब 2 चीज है। हाँ, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। जो विचार हम चला करके कर रहे हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाता है, और जो सब कॉन्शियस माइंड में जो फीड हो चुका है, जैसे हम संस्कारों का नाम देने लगते हैं। हमारी लाइफ बहुत कुछ नहीं बल्कि 90% ऑलमोस्ट सब कॉन्शियस माइंड के अनुसार ही चलती है। कई बार आप सोचते हैं कि मुझे कार्य करना है, लेकिन कार्य कुछ और ही हो जाता है। कई बार ऐसे घटता हुआ ना, आप सोच करके कुछ और निकलते हैं लेकिन कर और बैठते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? आप सोचते मुझे वो बोलना है, लेकिन आपके मुख से वो शब्द दूसरा निकल गया, जिसके कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसमें तकिया कलाम आ जाता है। जब भी कुछ बोलता है तो पहले वो गाली देकर के बोलता है, अथवा कोई बैठे हैं तो ऐसे ऐसे पैर हिलाते रहता है, भी इन्वॉल्व नहीं, अभी हिल रहा है। ये सब कॉन्शियस माइंड के कारण है, यानी अवचेतन मन में वो गहरा प्रविष्ट हो चुका है, और वो अवचेतन मन के अनुसार जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो संस्कार हमें चलाते रहते हैं बहुत कुछ। और आप अच्छा सोच करके भी कई बार जो बुरा करते हैं, क्योंकि संस्कार इस प्रकार के हो चुके हैं। और जो हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, अब समझना, जितने भी योगी होते, जितने भी साधक होते हैं, वो हमेशा जागृत रहते हैं, अवेयर रहते हैं। इस कारण उनके विचार ही उनका संस्कार बन जाता है, उनका कॉन्शियस माइंड ही उनका सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है ना, दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहता है। लेकिन अधिकतर क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ और चलता है, सबकॉन्शियस माइंड अलग ही चलते रहता है।
क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में लगभग कंट्रोल हो रहता ही नहीं। लेकिन जो जितना अलर्ट रहता है व्यक्ति, जितना जागृत रहता है, उसका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल में काम करते हैं। और जब व्यक्ति इस स्टेज में पहुंच जाए, इसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ही स्टेज में आ जाए, तो उससे अच्छी स्थिति कोई नहीं होती। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं, जब इस प्रकार के इमोशंस हमारे भीतर पैदा हो रहे हैं, चाहे वो कॉन्शियस माइंड के कारण हो रहे हो अथवा सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो रहे हो, वह इमोशन जो है इस प्रकार के कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं और उस कर्म के माध्यम से ये बॉडी का निर्माण होता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बॉडी को पैदा करते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर इल्यूजन, मोह आदि पैदा करने लगते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अथवा हमारे भीतर ज्ञान को प्रकट नहीं होने देते। लेकिन अभी अपना टॉपिक चल रहा है ये बॉडी का, तो ये बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उस मटेरियल से, जैसे कर्मों को हमने अपने इमोशंस के माध्यम से अट्रैक्ट किया था और उसके उदय के आने पर ये बॉडी बन जाती है। ठीक है ना? तो हमारे निकट क्या है? बॉडी भी हमारे निकट नहीं है, हमारे इमोशंस ही है जो हमारे पास रहते हैं हमेशा। समझना आउटपुट हुआ ना महाराज जी। हाँ? मतलब वो हाँ, कर्म इमोशन का आउटपुट ही है। भाव जैसे किए हमने, परिणाम जैसे किए, उसके माध्यम से कर्म आए। और कर्म अब वो 2 टाइप के होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कोई इसे पुण्य कहता है, कोई इसे पाप कहता है, कोई शुभ कहता है, कोई अशुभ कहता है। लेकिन जैन धर्म में उसके लिए पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। वो 8 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे शरीर की रचना करते हैं, जो हमारे ज्ञान को कम ज़्यादा करते हैं, हमारे मोह को प्रभावित करते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें सुख और दुख का संवेदन कराते हैं। इसका नाम वेदनी कर्म होता है। क्योंकि हमें जो अनुभूति होती, जो फीलिंग्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वेदनी कर्म की होती है। तो जब हम बुरे कर्म को अट्रैक्ट करते हैं, तो नियम से बुरे कर्म तब अट्रैक्ट होते हैं जब व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, शोक में रहता है, दुख में रहता है। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यत्न परो भय स्थानानि असद वेद्यस्य। जब जब व्यक्ति बहुत ज्यादा फियर में रहेगा, एरोगेंट रहेगा, क्रोध से भरा हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक रहेगा, जब जब वो कषायों से भरा हुआ रहेगा कुल मिला करके, तो नियम से वो कषायों के कारण जिन कर्मों को अट्रैक्ट करता है वो दुख देने वाले ही कर्म होते हैं। लेकिन जब कुछ इससे वे ठीक विपरीत अच्छे भावों से भरता है, तो उस समय जो कर्म आते हैं उससे सुख देने वाले होते हैं। और वो अच्छे इमोशन जो होते हैं, जब व्यक्ति करुणा का भाव अपने भीतर लेकर के आता है, दया का भाव, क्षमा का भाव, दान का भाव, सेवा का भाव, ईमान का भाव, यानी जिसका कंट्रोल अपनी कषायों पे रहता है। अल्टीमेट सिचुएशन जो होती है, जो पूर्ण समता में रहता है, इक्वेनिमिटी में रहता है, उस समय उसका 100% कंट्रोल, वो पूर्ण अलर्ट मोड में रहता है। उस समय उसका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का जो लेवल है बिल्कुल एक जैसा होता है। यानी जो योगी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनकी साधना यही है कि वह अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को एक इक्विलिब्रियम लेवल पे लेकर के आ जाते हैं। जब उस लेवल पे आते हैं तो जो भी कार्य होगा वो जो सोचेंगे तुरंत हो जाता है। लेकिन संसार में रहने वाले जो भी व्यक्ति सोचते कुछ है और होता कुछ है। आप जैसे कोई रेजोल्यूशन ले लेते हो, है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लेते हैं। 31 दिसंबर आ गया, बोले अब कल से सिगरेट पीना बंद, अब कल से रोज मंदिर जाऊंगा, कल से रात्रि भोजन नहीं करूंगा, कल से गलत काम नहीं करूंगा। 3 दिन बाद छूट जाता है, एक तरफ रह जाता है। क्या होता है? आपका रेजोल्यूशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कितने दिन तक लास्ट करता है जनरली? क्यों? जो एक नियम होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बहुत सारे लोग लेते हैं ना, बोले अब न्यू ईयर आ रहा है, 31 आगे अब जा रहा है, इस साल तो मैंने कुछ नहीं कर पाया, अब अगले साल बहुत अच्छे से रहूंगा, जो जो अच्छे कार्य मैं नहीं कर पाया अगले साल से बहुत अच्छे से करूंगा। एक संकल्प मन में सोचते हो, कितने दिन लास्ट करता है वो संकल्प आपका? वो नियम कितने दिन रहता है? 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद फिर आप उसी रोड पे चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पुनः हावी हो गया। लेकिन जो योगी होते हैं, साधक होते हैं,
वो इतने अलर्ट रहते हैं कि वो जिस समय जिस क्षण जो सोच लेते हैं वो हमेशा वैसा ही करते हैं। ने उनकी साधना का परिणाम वो समता के माध्यम से अपने चेतन और अवचेतन मन को एक ही लेवल पे लेकर के आ जाते हैं। यानी वो स्टेज होती है समता की। जब समता की स्टेज होती है तो जिन कर्मों को व्यक्ति अट्रैक्ट करता है वो है सातावेदनी कर्म, जिसे पुण्य कर्म, शुभ कर्म कहते हैं। तो जिसके माध्यम से हमें संवेदन होता है, सुख और सुख का अच्छा संवेदन होता है। तो हम जो बात बता रहे थे, जब बात प्लेनेट की कर रहे थे, सुनना हम क्या बताने जा रहे हैं। वह उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स आदि, रेडिएशन आदि जब आप पे इफेक्ट डालता है तो व्यक्ति या तो स्वयं इतना पावरफुल है इंटरनली कि हमेशा अपना कंट्रोल इस रूप में रखे समता में, लेकिन हर एक की बात बस की बात नहीं होती कि वो इतना रखे। तो उसके लिए एक मंत्र जो है एक बहुत बड़ा मीडियम बनता है उस रेजोनेंस इफेक्ट को पैदा करने के लिए। यानी उस शक्ति से वह जुड़ जाता है और शक्ति से जुड़ते ही फिर उसका जो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के लेवल में आने लगता है। क्यों? नहीं माँ जी, वही अवेयरनेस वाली बात है। एक्चुअली में माँ जी, हम मन को लेके एक ये डाउट है, हाँ मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मन अगर हम फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है। लेकिन जब अपन सपोज मेडिटेशन में है डीप, Right. अभी मैं आंखें बंद करके भी अगर मैं प्रकाश देखता हूँ तो वो प्रकाश मेरी इंद्रिय का विषय तो नहीं है जो मेरी आंखें देखती है। तो अंदर कोई तो है जो उसको देखता है। वो इवैल्यूएशन ब्रेन कर रहा है, वो इवैल्यूएशन बंद कर रहा है। तो हम उसको अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते तो लगता है सिग्नल इवैल्यूएशन करने वाली हमारी आत्मा है बेसिकली। वो उसको इवेल्यूएट करने के लिए कुछ मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी और वो मीडियम बनेगा हमारा मन, हमारा ब्रेन। वो सिर्फ एक मीडियम है। जैसे एक कंपनी में हायरार्की होती है, टॉप पोजीशन में बैठे वाला ओनर, वीपी, मैनेजर, उसके नीचे नीचे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका होगा? जिसका वो टॉप में होगा। तो वो हम आत्मा है। वो आत्मा संकेत फॉरवर्ड करती है मन को, मन करता है ब्रेन को, ब्रेन करता है मस्कुलर नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्कुलर सिस्टम, देन एग्जीक्यूशन होता। तो माँ जी मतलब इस तरह से समझे कि जो हमें मान लीजिए प्रकाश दिखा, वो प्रकाश अनुभूति भाव की है या मन की है, लेकिन कलर का इवैल्यूएशन ब्रेन कर रहा है कि इसको मैं लाल बोलूं कि सफेद बोलूं या काला। ये हमने ब्रेन में फीड किया कि ये दिस कलर इज हाँ, व्हाइट that is कलर, what. अब ये That's दिस येलोइश, दिस इज ग्रीनिश, दिस इज रेडिश, ये हमने फीड कर दिया। वो उसको उल्टा अब बोलते हमने तो से वैसा ग्रीनिश कह समझते दिया, हैं। कोई उसे डब्लू कह दे, कोई उसे ए कह दे, कोई जेड कह दे, कोई वाई कह दे, कुछ भी नाम उसे दे दे। ये तो हमने ब्रेन में फीड करके नॉमेनक्लेचर किया है ना। हमारे लिए सिखाया गया कि ये जो फ्रूट है इसे एप्पल कहा जाता है, इसे मैंगो कहा जाता है, इसे पाइनएप्पल कहा जाता है। ये तो हमने फीड कर लिया, एक्सटर्नली फीड किया गया है। वो तो हर लैंग्वेज वाला अलग ही बोलता हाँ, है उसको, वो तो ऑफ कोर्स वो डिसाइडेड है ब्रेन में। हाँ, तो वो जो हम फीड करके रख लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है, सिस्टम समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी एक वह साधना होती है जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है। वो सबसे अल्टीमेट साधना, वो अवेयरनेस की साधना, जिसे हम कहते हैं समता की साधना। जब समता की साधना में व्यक्ति रहता, उस समय जो कर्म अट्रैक्ट होंगे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म वाले होंगे। प्रश्न था हमारा। हाँ जी। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो संस्कार है, उसको सबकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? हाँ, जो अवचेतन मन में गहरा बैठ गया है उसे ही कुछ व्यक्ति संस्कार का नाम दे देते हैं, और वो संस्कार पैदा होते हैं हमारे पूर्व कर्म के उदय से। ये सब इंटर रिलेटेड ही हैं बेसिकली। अब कोई व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं होता है तो उसके लिए कुछ ऐसी बाहरी सपोर्टिंग रोल की आवश्यकता होती है कि वो अपने परिणाम को अपने कंट्रोल में रखे। तो उसके लिए मंत्र ये कार्य करता है। हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं, जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं अथवा हम ओम कहते हैं तो हमारा कनेक्शन उस दिव्य शक्ति से हो जाता है, और उस शक्ति से होते ही, क्योंकि वो इतना स्वयं पावरफुल है, उसके विचार अपने कंट्रोल में है, तो फिर हम उस क्षेत्र में उस टाइम में अशुभ में नहीं जाते हैं, हम शुभ में ही आने लगते हैं। और जब हम शुभ में आने लगेंगे उस समय जो कर्म करेंगे, कर्म अट्रैक्ट करेंगे, वो अच्छे करेंगे, उस समय गलत नहीं कर सकते। और जो पुराना गलत था वह भी अशुभ था, वह भी शुभ में कन्वर्ट होने लगता है। अब आपकी कुंडली दिखा रही है कि अच्छा नहीं होने वाला है, तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है ये पत्थर पहन लो, अथवा चींटी को आटा डाल दो, कबूतर को दाने डाल दो, है ना, कुछ सिक्के डाल दो। वो अल्टीमेटली कर क्या रहा है, वो कुछ अच्छी एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है आपसे, समझना।
वो कह रहा है कि कुछ सेवा भाव लेकर के आओ मन में, है ना। किसी की सेवा करो, किसी की कुछ भलाई का कार्य करो, कुछ दान दो, कुछ पूजा का भाव करो। वो इतने मंत्र बता देगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इन सब के माध्यम से वो हमें वहां जोड़ने की कोशिश कर रहा है जिस शक्ति को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। वो एकदम पावरफुल स्टेज में है। उस शक्ति के ऑरा में आते ही फिर हम उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं। फिर हम चाह करके भी अशुभ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है उस शक्ति से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है मेडिटेशन का, ध्यान का। जो ध्यान में एकदम नहीं बैठ पाता, फिर उससे कहा जाता है जप का। जाप दो, आप मंत्र पढ़ो, 108 बार पढ़ो, 1008 बार पढ़ो उस मंत्र को। अब वो मंत्र कौन सा सिलेक्ट करना है, ये बात का विषय है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके अनुसार मंत्र का सिलेक्शन होगा। अब आपका चंद्रमा वीक है तो फिर आपसे कहा जाएगा उस अरिहंत परमेष्टि से जुड़ो। चंद्रमा का रंग वाइट है, अरिहंत परमेष्टि का रंग वाइट है, यानी नमो अरिहंताणम। जब किसी का कहा जाए कॉन्फिडेंस लेवल वीक है, उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं रहती है, उससे कहा जाएगा उस रेडिश वर्ड, जो रेडिश कलर है, उस शक्ति से यानी शुद्ध आत्मा सिद्ध परमेष्टि का जाप करो, उनका ध्यान करो। किसी को मन में वात्सल्य का भाव नहीं रहता है, प्रेम का भाव नहीं रहता है, तो उनसे कहा जाएगा उन गुरु को स्मरण में लेकर है, आचार्य परमेष्टि नमो आयर्याणम। कोई अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहता है, तार्किक शक्ति बढ़ाना चाहता है, उससे कहा जाएगा नमो वज्रायणम। फिर वही है, उसका बुध ग्रह कमजोर है तो कहा जाएगा नमो वज्रायणम। किसी को शनि लगा है, राहु लगा है, केतु लगा है, उनका रंग काला है, तो उसे याद करो जो पूर्ण समता में रहते उन साधु परमेष्टि को। नमो लोए सव्य साहुड़म, इस पद को स्मरण में लेकर के आओ। इस पद को स्मरण में लाते ही, ध्यान में लाते ही हमारा मन जो है, हमारी आत्मा है जो है, उस शक्तिमान व्यक्ति से जुड़ जाएगी और उसके अनुरूप हम कार्य करने लगेंगे। तो जो 5 परमेष्टि के 5 रंग हैं, सारे के सारे 9 प्लैनेट्स इन्हीं रंगों में आते हैं। अरिहंत भगवान नमो अरिहंताणम वाइट कलर, चंद्रमा वीनस। सिद्ध परमेष्टि नमो सिद्धाणम रेड कलर, मार्स सन सूर्य और मंगल। बुद्धि बढ़ाना चाहते हो, अब उसको एलिमेंट से भी और जोड़ सकते हैं। अभी हमने एलिमेंट से, तत्वों से नहीं जोड़ा है, तो वो बुध ग्रह यहाँ पर नमो वज्रायणम। सानी शनि राहु केतु नमो लोए सव्य साहुड़म। गुरु का नमो आयर्याणम। और कौन से ग्रह रह गए आपके, बताओ और कौन से। अब इनका हम ध्यान करेंगे, अल्टीमेट तो वो है। हाँ, क्या पूछना है? नमस्ते महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पहले का है। हाँ, जो हम कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, हाँ, तो सबसे पहले हार्ट बनता है, हाँ, और वो पुश होता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्रियाएं बनती हैं। साइमल्टेनियसली सारे पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं एक साथ ही। हाँ, बट सबसे पहले हार्ट आता है। हाँ, तभी वो पूरी बॉडी, हाँ धीरे धीरे। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जब हार्ट बना उसका, तो वहाँ पे क्या उसके सोल और जो कार्मिक से, मतलब कार्मिक जो वर्गणाएं हैं, या जो भी चीज़ें हैं, क्या उसी टाइम से उसमें हो जाती हैं? हो नहीं जाती, वो तो फॉरएवर रहती ही। हार्ट तो बाद में बनना शुरू हुआ। हमारी सोल के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर हमेशा से लगा हुआ है। तो फिर कार्मण शरीर और कुछ नहीं है, कर्मों के समूह का नाम ही कार्मण शरीर। तो फिर आत्मा कब आती है? आत्मा इनको साथ में लेकर के आती है। आत्मा जब एग और स्पर्म मिलते हैं, जैसे ही वो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होती है, बस उसी समय आत्मा आकर के उसमें जन्म ले लेती है। माता पिता और कुछ नहीं करते, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उस आत्मा को जन्म लेने के लिए। वो आत्मा को जन्म नहीं देते कभी भी। माता पिता किसी आत्मा को पैदा नहीं करते। माता पिता उस आत्मा को जो उस प्रकार के कर्म लेकर के, अच्छे अथवा बुरे कर्म लेकर के वो सर्च करती रहती कि कहाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जैसे प्लेन को लैंड करना है, तो क्या देखते रहते हैं एयरपोर्ट में, बताना। जब तक सिग्नल नहीं मिल रहे थे तो चक्कर ही लगाते रहता है। तो क्या उस टाइम पे परिणामों का भी डिफरेंस आता है क्या? जैसे माता और पिता के परिणाम होते हैं, क्या उसका भी? हाँ, माता पिता के परिणाम जितने अच्छे रहेंगे, उतनी शुद्ध क्वालिटी वाली आत्मा यहाँ पर आ जाएगी।
तो जैसे महाराज जी बोला जाता है कि तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे बच्चे का या बच्चा उस कर्म से आया है, नहीं, तो फिर ये question हमारे कैसे माता पिता के कर्मों से बच्चों का कर्म नहीं आता है। मतलब बच्चे का तो अपना कर्म है। हाँ, हाँ। तो जैसे हमारे कर्म हमने हमारी भावना या हमारे परिणाम अच्छे हुए, हाँ। ठीक है, तो राइट। उस वजह से ये फिर कहाँ से सिद्ध हुआ कि उस टाइम पे मतलब जो बच्चा है जो जन्म होने वाला है, हाँ। वो सही वाला आएगा या मतलब वैसा? अब बच्चे की भी एक भावना, उस जीव उस आत्मा की भी भावना, उस माता पिता की भी भावना है। जब दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तो पर्टिकुलर वो वहां लैंड कर जाएगा। तो कलेक्टिव होता है सबका, एक पेरेंट्स की भी है और उस जीव की भी है। वो जैसे कर्म, उसकी भावना अंदर से उसने जैसे कर्म किया है, यानी हिंसक परिणाम वाला है, अशुभ परिणाम वाला है, पाप वाला है, तो डेफिनेटली वो उसकी भावना होगी ही नहीं कि मैं किसी अच्छी जगह पैदा हो जाऊं। वो वहीं सर्च करेगा जहां इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि हार्ट जो पंप होता है, हाँ। ठीक है, तो अभी इसका है जैसे चेतन मन अचेतन मन हो गया, तो चेतन मन है, चेतन मन से हमारा हार्ट कनेक्टेड है या सोल से? सभी कुछ हमारी इंटरकनेक्टेड है। हमारी बॉडी है, हमारा हार्ट है, हमारा मन है, हमारी वो तो सोल body है। connection हमारी है। सोल कैसी है? जैसे पूरी गुलाब में वो सुगंधी फैली हुई है, तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेश पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। एक पॉइंट नहीं है, पिन पॉइंट नहीं है अपनी सोल। अपनी सोल कैसी है? जैसे आपने लाइट जला दी, बल्ब जला दिया, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। ऐसे ही हमारे आत्मा का प्रकाश, प्रदेश जिसे हम कहते हैं, पूरी बॉडी में समाहित होकर के रह रहे हैं। उसे जैसी बॉडी मिलती है उस रूप वो फैल जाएगा प्रकाश। आप एक बल्ब को एक ग्लास में कवर कर दोगे तो उसका प्रकाश वहाँ तक सिमट रहेगा। आप एक कंटेनर बड़ा कर दोगे उसका, एक 10 लीटर का, तो वहाँ तक फैल जाएगा। आप पूरा रूम तक कर लेगा तो पूरे रूम तक फैल जाएगा। तो जैसी ही उसे बॉडी मिलती है, आत्मा उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेती, वो तो उस प्रकाश की भांति है। तो फिर द्रव्य और भाव, मतलब जो आप बता रहे थे, हाँ। तो उनका कनेक्शन यहाँ कैसे आया? क्योंकि यहाँ ना भाव आया ना द्रव्य आया। कहाँ पर भाव द्रव्य नहीं आया? जैसे- द्रव्य मन और भाव मन की बात हाँ, कर रहे हैं। द्रव्य मन और भाव मन की बात कर रहा हूँ। तो द्रव्य मन तो बेसिकली बॉडी का पार्ट है। जैसे आंख इसमें डेवलप हो गई है, हार्ट डेवलप हो गया, हाथ और पैर डेवलप हो गए, वैसे द्रव्य मन भी हो जाता है। और भाव मन मीन्स उसके फीलिंग्स। तो जैसे जब बच्चे स्टार्टिंग के पॉइंट पे रहते हैं, तो वहाँ पे तो उसकी भावनाएं क्या रहती हैं क्या उस टाइम पे? भावना तो सबकी रहती है, पर एक्सप्रेस करने का मीडियम नहीं रहता, ये बात अलग है। तो जब एक पेड़ है, जैसे जब मीडियम नहीं रहता तो फिर वो होती तो पेड़ है, पेड़ के अंदर भी फीलिंग्स हैं। वो भी भोजन की फीलिंग करता है, वो भी डरता है, उसके भीतर भी भय संज्ञा होती है, आहार संज्ञा होती है, परिग्रह संज्ञा होती है। पेड़ की जड़ वहाँ, कुछ पेड़ की जड़ वहाँ बढ़ती है जहाँ बहुत धन गड़ा होता है। इवन मैथुन संज्ञा भी होती है इस पेड़ के भीतर। हाँ, स्त्री निकट आती है तो खिल जाते गुलाब जल्दी। आसाम में जाकर के देखो, टी बागान, जो चाय के बागान है, वहाँ पे सिर्फ स्त्रियाँ ही काम करती हैं, ग्रोथ ज़्यादा होती है। होता है सब। टाइम तो नहीं हो रहा है। हाँ। और जो अब थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन था, हाँ। कि जैसे आपने समता वाले परिणाम बोला कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जब महाराज जी वगैरह होते हैं, जब हाँ। मतलब डीप मेडिटेशन हो जाता है तो एक परिणाम जागृत होता है, जिसकी वजह से जैसे आपने बोला कि यदि हमारे मन में यदि इनको नियंत्रण करना, इट मीन्स इफ वी नीड टू कंट्रोल इमोशन, हाँ। तो नहीं, हमें इमोशन को कंट्रोल नहीं करना, इमोशन को डाइवर्सन देना। हाँ, कंट्रोल की तो बात ही नहीं हाँ, है। यदि जो हमारा अशुभ में जा रहा है उसको हमें शुभ में लेकर के आना, बस इतना ही करना है। यदि हाँ हमारे मन में क्रोध उठ रहा है तो हमें उसको फॉरगिवनेस में लाना, और कुछ नहीं लाना। कंट्रोल नहीं करना है। जो गुस्से के भाव को हमें क्षमा में कन्वर्ट करना है, ईगो के भाव को हमें उस मृदुता के भाव में कन्वर्ट करना, और कुछ नहीं करना। वही मृदुता का भाव, क्षमा का भाव आते ही समता अपने आप आ जाएगी। जो क्षमा का भाव है, हाँ। जो भी ये वाला भाव है, मतलब ये सबसे अच्छे भाव हैं। हाँ, सबसे अच्छे भाव में जो इक्वेनिटी, कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल होकर के रह रहा है वो, तो वहां जो कर्म आएंगे सबसे अच्छे कर्म आएंगे और पुराने कर्म झड़ेंगे। तो जब वो मूवमेंट होता है, हाँ। जब आप सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट पे बात कर रहे थे कि जब जैसे फैमिलीज में होते हैं, जब इश्यूज चलते हैं या चीज़ें बनती हैं, ठीक है, राइट। तो उस टाइम पे हमारे मन खराब होता है, ठीक है, बिकॉज सबके मन खराब नहीं होता, जिसका अपने ऊपर संयम होता है उन सिचुएशन को ओवरलुक करके चले जाता है। ठीक है, लेट इट गो। उसकी मेंटलिटी कैसी रहती है? लेट इट गो, जाने दो, छोड़ो। कौन दिल पे ले? हाँ, कहाँ माइंड पे लेते? छोड़ो अपने। वैसे ही बहुत सारे टेंशन है, एक और टेंशन को लेकर रखे। ऑफिस की टेंशन बहुत है,
है ना। बच्चे का टेंशन, बीवी का टेंशन, इधर का टेंशन, नौकर का टेंशन, सोसाइटी का टेंशन, तो बोला जाने दो। और जो इससे ऊपर वाला हो जाता, किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं लेना, जाने दो। टाइम हो गया है जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ हाँ, और कुछ कहना है? नहीं महाराज। हाँ, जल्दी से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्राय हम सभी को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम हमेशा गलत की तरफ ही अट्रैक्ट क्योंकि आपका अवचेतन मन वह स्टेज में पहुंच चुका है, संस्कार इतने गहरे हो गए हैं, जान करके भी व्यक्ति वहीं बहता है। इस कारण हमें पुरुषार्थ जो करना है, अपने अवचेतन मन को चेतन मन से मैच कराना है, बस ये पुरुषार्थ है। महाराज जी, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सुबह पता है कि जल्दी उठकर आना है, लेकिन रात में लैक ऑफ इंटरेस्ट। सीधी बात, जहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो आप जितने भी रिजर्वेशन कर लो सब फेल हो जाएंगे। इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो अपने आप उठ जाओगे। चलो टाइम हो गया। डिसाइड नहीं कौन करता है? हाँ, डिसाइड हमारा आत्मा करती है। चले नहीं रख, हाँ जल्दी माइक से लेकर चले। हाँ, टॉपिक समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ महाराज जी, जो आत्मा की 47 शक्तियाँ होती है उस 47 शक्ति को अपन चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम इस कॉमन चर्चा कर लें, वो डीप वाली है। पहले जो कॉमन चीज़ें वो तो समझ लें हम एटलीस्ट। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, आत्मा एक एंटिटी है या कंसेप्ट है? आत्मा एक एंटिटी है। वो एंटिटी कहाँ रहेगी? अच्छा, लाइट जो है, प्रकाश जो है, एंटिटी है कि कंसेप्ट है, मैं बता दो। हाँ माइक से बोलो। एंटिटी है। हाँ, वो एंटिटी जो है कहीं रहेगी तो कहीं उसको रहने के लिए उसके लिए बॉडी चाहिए, विदाउट बॉडी रहती नहीं है। आत्मा एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, एंटिटी है, उसका एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, और कोई डाउट तो नहीं? आपके भी डाउट है? इनको दे दो जल्दी से। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? ये इसलिए हम कह रहे हैं, जब ये समझ जाओगे फिर आप उन ग्रहों के डर से अपने आप ऊपर उड़ जाओगे। उन ग्रहों को कैसे टैकल करना है समझ लोगे बहुत आसानी से। हाँ महाराज जी, जो आपने बताया कि मेन चीज इज अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस के लिए हमको क्या करना चाहिए अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए? क्योंकि ये सब चीजें हम तब कर पाएंगे जब हम अवेयर होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम अवेयर नहीं रहते इसके साइड इफेक्ट का चिंतन करोगे, कितने लॉसेस हमने बियर किए हैं, ये भाव आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप अलर्ट होना प्रारंभ कर लोगे। अथवा जो बहुत अवेयरनेस में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आओगे, ऐसे गुरुओं के संपर्क में आओगे, उन्हें याद करोगे, उस मंत्र की चैंटिंग करोगे तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए पूजा की जाती है, इसलिए मंत्र का जाप किया जाता है, इसलिए उन दिव्य आत्मा को याद किया जाता है। उनके याद करने से, उनको स्मरण करने से उन्हीं जैसा हम होने लगते हैं। एक प्लेसिबो इफेक्ट आता है ना, एक नोसिबो इफेक्ट आता है, वो भी चर्चा करना तब रह गया, आज टाइम हो रहा है। हाँ, आपको कुछ बोलना है? हाँ जल्दी बोलो। एक दो शब्द और अगर आप कल क्लियर कर देंगे। हाँ। दो शब्द और होते हैं महाराज जी जैन धर्म में, योग और उपयोग। अच्छा, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ठीक किस है। तरह से योग हमारा उपयोग को बढ़ाता है, कैसे उसको सही मार्ग में लगाएं महाराज जी? ठीक है, कल देख लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री सागर जी महाराज की जय। हाँ। परम पूज्य निरापक्ष मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। जैसा कि आप सबको विदित है, समाचार सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया है।